हे गाइस, मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जैसे अगर मगर ये जो बातें करते हैं, अगर मैंने ये काम किया तो मुझे उसके बदले ये फल मिलने वाला है। अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उसके बदले मुझे कमेंट मिल सकते हैं, लाइक्स मिल सकते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो शेयर हो सकती है। मैं अगर कुछ करूँगा तो उसके बदले जो मिलेगा, मतलब अगर मगर जो हमें क्रेडिट मिलता है वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, कंडीशनल डॉट HTML। हम यहाँ पे HTML बना रहे हैं, बट आप JS फाइल को भी बना सकते हैं। तो मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंडीशनल डॉट JS। तो मैंने यहाँ पे अभी दो फाइल बनाया है एंड यहाँ पे मैं HTML की कोडिंग ओपन करूँगा। क्या है, हमको JS फाइल को एक्सेस करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। एंड यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना है src फोल्डर एंड उसके अंदर लिखना है कंडीशन डॉट JS। ये हमने इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया एंड सिंपली हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। इफ़ मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, अब हम कंडीशन लगाएंगे। इफ़ सबसे पहली कंडीशन होती है इफ़ कंडीशन एंड ये होता है उसका सिंटेक्स। यहाँ लिखेंगे हम कोड एंड इसके अंदर हम लगाएंगे कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या, x इज इक्वल टू 1 है। अगर है y, क्या x की वैल्यू y के बराबर है? अगर है तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू y। ऑलराइट, x इज इक्वल टू y। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ में 1 2 के बराबर नहीं है, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट हमको यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू भी 1 करवा देता हूँ। ओके, अब हम ये जो कंडीशन डॉट HTML है इसे लाइव सर्वर की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू y, ये देखिए हमारा आउटपुट मिल गया, मतलब कि हमारा ये कोड रन हो गया, मतलब ये x y के बराबर है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने अब एक छोटी सी कंडीशन लगा के दिखाया, आप कुछ बड़ी कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब मैंने उस कंडीशन को कर दिया फॉल्स। अब देखिए वो कोड यहाँ से हट चुका है। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी हम एक दूसरी कंडीशन, मतलब दूसरा स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो ये पहला हो गया इफ़ कंडीशन के साथ में। अब मैं यहाँ पे x1 y1 y2 लिया, इसकी वैल्यू को मैं 11 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं 12 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि x1 की वैल्यू y2 के इक्वल है या नहीं। अगर है तो ये कोड रन करके दे दो, और नहीं है तो नहीं है के लिए हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे एंड इसे कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे और इक्वल इज नॉट लगा देंगे। अब क्या होगा, x1 की वैल्यू y2 के बराबर तो है ही नहीं, तो हमें ये प्रिंट होके मिल जाएगा। ये मिला हमें। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ, PR टैग लगा देते हैं। देखिए x1 इज नॉट इक्वल टू y2, तो हमें एल्स कंडीशन मिल गई। तो इस तरीके से आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैं अब इसको हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ 22 एंड यहाँ पे मैं z कर देता हूँ z 33 एंड इसकी वैल्यू को मैं 11 के बराबर कर देता हूँ, यानी इसकी वैल्यू एंड ये वैल्यू ये दोनों बराबर है। अब हम कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इफ़ x1 की वैल्यू y2 के इक्वल है या नहीं, तो ये कंडीशन लगाओ, और नहीं है तो फिर ये कंडीशन दे दो। बट अब इसको यहाँ से हम हटाते हैं एंड यहाँ लिखेंगे एल्स इफ़, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप एंड यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ वापस चेक करेंगे x11 इक्वल टू z33। अगर है तो ये कोड रन हो जाएगा एंड यहाँ लिख देंगे हम
Z33 1112। सो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है? तो है, तो हमारा ये कोड रन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल्स कंडीशन और भी आ जाते थे कि यहाँ पे सी करके अगर एक बार और क्रिएट कर लूँ मैं, फॉर एन एग्जांपल ये Z हो गया, ये मैं R एंड इसकी वैल्यू को मैं 12 कर दूँ, तो अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो हम इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ एंड यहाँ R। तो मैंने क्या किया, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है? नहीं है। इसकी वैल्यू X11 की वैल्यू R33 के बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। X11 की वैल्यू Z33 के बराबर है? तो हाँ है। तो हमारा ये वाला कोड रन हो जाएगा। और एक कंडीशन हम यहाँ पे एल्स भी लिख ही देते हैं कि अगर कभी क्या हुआ कि कोई कंडीशन अगर रन नहीं हुई तो इसे हम प्रिंट कर सकते हैं कि नो मैच फाउंड, नो मैच फाउंड। ऑलराइट, सो हमको आउटपुट में ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक PR टैग लगा देते हैं क्योंकि जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमें नीचे चाहिए। ऑलराइट, तो X1 इज इक्वल टू Z33। इस तरीके से एल्स इफ वर्क करता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया कंपाइलर ने, फिर इसको चेक किया एंड जब इसे चेक किया तो उसे मिल गया इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने ऑपरेटर वाले सिस्टम चैप्टर में पूरे ऑपरेटर यूज़ करके बताया। ये देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, वहाँ से देख लेना। तो आप उसे भी यहाँ पे यूज़ करके कंडीशन चेक करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करवा के दिखाया है, जिसे मैंने बोला था कि कंडीशन बनाने में बहुत यूज़ होता है, इसलिए उस चैप्टर को ध्यान से देखिए। सो इस तरीके से आप एल्स इफ एंड एल्स इसका यूज़ करना सीख गए हैं। ऑलराइट, एंड अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, हटा नहीं देता, मैं आपको एक एल्स वाला पार्ट भी रन करवा के दिखाई देता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू किसी के भी बराबर नहीं है। ओके, तो हमारा जो लास्ट वाला है वो रन हो जाएगा। मैं यहाँ PR लिख देता हूँ। ओके, नो मैच फाउंड। तो हमारी एल्स कंडीशन भी यहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन रन हो गई इफ एल्स वाली, यहाँ पे एल्स कंडीशन रन हो रही है एंड यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन तो रन हो ही रही है। ओके, तो इस तरीके से कोड वर्क करता है। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे ये अगर इक्वल नहीं होता तो इसको छोड़ देता जावा स्क्रिप्ट एंड इसके बाद की जो फाइल होती है वो उस पर वर्क करता है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एल्स कंडीशन नहीं लगाई है तो। एल्स कंडीशन लगा लेना चाहिए क्योंकि आप ब्राउज़र में शो करवा सकते हो कि आपने जो भी क्वेरी की है वो कोई मैच नहीं मिला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। वो भी इन्हीं की तरह काम करता है, वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, बट उसका यूज़ आपको जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका यूज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इफ एल्स की अपेक्षा। सो आपको स्विच स्टेटमेंट लिखना है, स्विच एक पैरेंथेसिस लगाना है और सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम उसमें कंडीशन चेक तो कर पाए। सो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, 2 ओके। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज कर दिया है पर वैल्यू वही है। सो X121 इस तरीके से ये बन गया एंड यहाँ पे हमें लिखना है केस एंड केस के अंदर हमने इस वैल्यू को जिस भी वैल्यू से चेक करवाना होगा उसे यहाँ लिखना है, एक कॉलम लगाना है एंड यहाँ पे हमें कोड लिखना है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमने कोड लिख दिए एंड यहाँ हमें लिखना है ब्रेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अगर इसके बाद की कोई कंडीशन फॉल्स हो भी जाएंगी तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी ब्राउज़र में और यूज़र को दिखने लगेंगी। ऑलराइट, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है एंड यहाँ पे हम लगाते कैच के सेकेंड Z323 एंड यहीं से उठा लेते हैं हम
इसकी वैल्यू को ये हमने उठा लिए। यहाँ हम फिर से लगाना है ब्रेक। यहाँ फिर से हम केस लिख देते हैं एंड R23 ऑल राइट। फिर हम यहाँ से इसकी वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंड यहाँ लिखते हैं ब्रेक। कॉमा लगाना, सेमीकोलन लगाना नहीं बोलना है। एंड इन सब के बाद में एक वैल्यू आती है डिफ़ॉल्ट। जैसे यहाँ पे एल्स रहता है ना, वैसे यहाँ पे रहता है एक डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट कब रन होता है? जब कुछ भी नहीं मिलता उसे, तो ये डिफ़ॉल्ट रन हो जाता है एंड वहाँ पे हमें लिख के मिल जाएगा नो मैच फाउंड। ओके, जैसे यहाँ पे अभी कुछ भी मैच फाउंड नहीं हो रहा है, कोई मैच नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे जब ये लास्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर इससे आप, फिलहाल मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। सो नो मैच फाउंड, ये देखिए ये मिल गया हमें। मैं इसको यहाँ लिख के ओके, डिफ़ॉल्ट नो मैच फाउंड ये चल गया। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट चला है अभी। सो इसे क्या करता हूँ मैं, अगर मैं इसे कहीं यहाँ पे अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो इस केस के अंदर मुझे ब्रेक लगाना आवश्यक है। यहाँ मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक। सो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा स्विच केस में लास्ट स्टेटमेंट नहीं होता है। एंड यहाँ पे कुछ हो गया तो मैंने यहाँ से केस गायब कर दिया एंड केस की वैल्यू क्या थी, y22 नहीं Z रही होंगी, Z32 ओके, ये केस की वैल्यू थी। एंड इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू दोनों बराबर है, तो हमें आउटपुट में ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा। सो ये देखिए यहाँ मेरे रिज़ल्ट शो हो गया आउटपुट में। इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, पर अगर आपको तकलीफ़ हो रही है कि मैं एक ही वेरिएबल को बार बार यूज़ करके आपको शो कर रहा हूँ, कैसे थोड़ा टाइम बचता है और समझा मैं ज़्यादा पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बार इससे लिखता नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती होंगी इससे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं हो रही होंगी तो भाई, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताओ, अप्रिशिएशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।